देखिए, कहते हैं सर कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहते हैं बेटा? कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन? वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं। एन आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स अ, क्या लिखा बेटा? जुडिशियल पर्सन मतलब होता है लीगल पर्सन। क्या होता है बेटा? लीगल पर्सन। इट हैज अ लीगल नेम एंड सर्टन राइट्स, प्रोटेक्शन, privilege, responsibilities, liabilities in law similar to the natural person। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीगल नेम होता है, भाई जैसे कंपनी का नाम आपने सुना होगा रिलायंस। क्या एक नाम है कंपनी का, पहचान है उसकी? या इसके कुछ राइट्स हैं बेटा? इसके क्या है? कुछ राइट्स हैं। इसके क्या है बेटा? कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है इसको लॉ में, कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ लाइबिलिटीज है लॉ में। जैसे किसके होते हैं बेटा? नेचुरल पर्सन के हैं। अगर आपको याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने आर्टिकल 14 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आर्टिकल 14। ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है। किसको मिलता है? बट क्या कंपनी सिटीजन है? नहीं। बट क्या कंपनी को राइट मिला हुआ है? यस। तो दिस काइंड ऑफ राइट ऑल्सो गिवन टू द कंपनी फॉर इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। ठीक है? हेलो? या अभी तो देखो ध्यान से क्या कर रहा है। कहते हैं जी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किसने करा है? लॉ ने। ये ह्यूमन तो नहीं है, बट इट एक्ट थ्रू ह्यूमन बीइंग। भाई सिंपल सी बात है ना, कंपनी को चलाने वाले कौन है? डायरेक्टर। भाई कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये चलाए किसके तरह जा रही है? ह्यूमंस के थ्रू। किसके थ्रू? भाई लॉजिकली सोचो ना, आर्टिफिशियल पर्सन खुद थोड़ी काम करेगा। अभी जो चेयर है खुद काम करेगी क्या? तो हम ही तो उसको उठा के रखेंगे इधर उधर, है ना? ये प्रोजेक्टर खुद काम करेगा, हम ही चालू करेंगे इसको, हम ही चालू करेंगे। तो मतलब है आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी, चलती किसके थ्रू है? ह्यूमंस के थ्रू है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। कहते हैं इट इज कंसीडर एज अ लीगल पर्सन हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक लीगल पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, प्रोसेस कर सकता है प्रॉपर्टीज अपने नाम पे, और केस फाइल कर सकता है, एंड कैन इसके ऊपर भी केस फाइल हो सकते हैं। इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन सिंस इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? सबसे पहले क्या है बेटा? इनविजिबल, दिखाई नहीं देती सर। दूसरा, इंटेंजिबल। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पटेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नजर में है खाली, बस वैसे नहीं है। ठीक है? इट इज ए कैपेबल ऑफ एंजॉयिंग द राइट्स एंड बीइंग सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटीज, मतलब इसके कुछ राइट्स भी हैं और कुछ ड्यूटीज भी हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनो, इस पे केस लॉज है। लिसन, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से। ठीक है? अब यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या बेटा? केस लॉ। क्या पढ़ा रहा हूँ? सुनो भाई, कंपनी सेक्रेटरी का जो एग्जाम है ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव का द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। कंपनी लॉ में एग्जामिनर के ना आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। तो सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन तो सबको पता है, राइट? आर्टिफिशियल पर्सन क्या है बेटा? पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। दैट्स इट। नो, आपको इसके अलावा क्या पता है उसमें? ये देखो केस लॉ है क्या है बेटा? तो इसलिए आपको केस लॉज वगैरह भी थोड़ा याद करने पड़ेंगे। हालांकि हम सारे केस लॉ याद नहीं करेंगे, एक टॉपिक को लेके एक केस लॉ का हम सिचुएशन देख लेंगे। तो देखिए, एक केस है बेटा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खद्दर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। ठीक है? अभी केस क्या है, इसके क्या फैक्चुअल सिचुएशंस हैं वो देखेंगे। कहते हैं इन दिस केस क्वेश्चंस व्हिच आर अरोज बिफोर द कोर्ट, मतलब यहाँ पे ना कोर्ट के सामने क्वेश्चन रेज हुआ था, वाज वेदर अ कंपनी एंटाइटल्ड टू सू एज एन इंडिजन पुअर पर्सन अंडर द ऑर्डर नंबर 33 रूल केस ऑफ सीवीसी कोड 1956। देखो क्या होता है भाई लॉ में ना, ध्यान सुनना। एक हमारे इंडिया में एक लॉ था पहले, अब तो डिलीट हो चुका है, नया लॉ हो चुका है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या था बेटा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, वट एवर यू सेड। ठीक है? अब इसमें क्या होता था ना, जो गरीब लोग क्या है बेटा, जो गरीब लोग हैं उनको लॉ कुछ बेनिफिट्स देता है। क्या देता है बेटा? बेनिफिट्स देता है। वो किस तरीके से केस उनके लिए गवर्नमेंट लॉयर हायर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कह रहा है कि कंपनी ऐसे केस फाइल कर सकती है क्या? एज अ गरीब पर्सन वो क्या केस फाइल करवा सकती है? तो ऑफिस ऑफ द ऑर्डर परमिटेड द पर्सन टू फाइल अ सूट अंडर कोड ऑफ क्या बेटा? प्रॉपर या इंडिजेंट पर्सन इफ दे आर अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। मतलब ये एज ए गरीब अपने आपको प्रूफ करके क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं, ताकि वो जो क्या कर सके बेटा, जो लिटिगेशन का खर्चा है ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे केस फाइल हुआ था। क्या कंपनी भी एज ए पुअर पर्सन क्या कर सकती है बेटा? केस फाइल कर सकती है, जिसमें लिटिगेशन का जो कॉस्ट है वो कौन गवर्नमेंट झेलेगी? कौन झेलेगी बेटा? यानी कि उसमें कॉस्ट कौन बेयर नहीं करेगा? कंपनी बेयर नहीं करेगी, कौन बेयर करेगी बेटा? गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो देखिए इसमें केस में क्या फायदा है। कहते हैं द अपेलेंट इन दिस केस हैड ऑब्जेक्टेड
to contention, the company had sought permission to as indigent persons. On the point of the contention was right. The appellant, being a public limited company, was not a person within the purview of order number this. Uh, Person referred to only the natural person, not to the jurisdictional person. Supreme Court held that the word person mentioned in this particular order in CPC include any company, association, or body corporate, whether incorporated or not. The court observed that the word person had to given the meaning in context of the use in time being force. Uh, Vambilet of the provision, it was given to the extended meaning. Thus, the company may also file suit in the indigent person. मतलब सुनो, ये केस गया कि कंपनी क्या एज अ इंडिजेंट पर्सन यानी कि एक पुअर पर्सन के तौर पे केस फाइल कर सकती है क्या? तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ऑर्डर नंबर 13 में जो पर्सन का मतलब डिफाइन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला बेटा? ऑर्डर में जो ऑर्डर नंबर 33 है ना सीपीसी का, ये अभी आपको नहीं पता लगेगा, जब आप आगे चल के सीपीसी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इस ऑर्डर नंबर 3 में वर्ड लिखा हुआ है क्या? पर्सन। तो ये दोनों को ही इंक्लूड कर रहा है बेटा, नेचुरल को भी और आर्टिफिशियल पर्सन को भी। किसको बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन को भी। तो भाई एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कंपनी है वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यस, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अकॉर्डिंग बेटा कंपनी भी क्या कर सकती है बेटा? सूट फाइल कर सकती है एज अ इंडिजेंट पर्सन। मतलब जिसका खर्चा कौन झेलेगी बेटा? गवर्नमेंट झेलेगी। समझ में आए? कोई डाउट? अब इसमें तुम्हें क्या लिखना है, देखो इस पूरे फैक्ट्स को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आप क्या करोगे? आर्टिफिशियल पर्सन है तो भाई यहाँ पे केस फाइल हुआ, देखो मैं आपको ना थोड़ा सा फैक्ट समझाता हूँ। देख, सिचुएशन क्या, ध्यान तो सुनना बेटा। फैक्ट मतलब ऐसे समझा रहा हूँ कि एक कंपनी, जैसे कि लॉ ने बोल दिया कंपनी क्या एक पर्सन है। लॉ ने क्या बोल दिया? बोलो। एक पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय क्या है? क्रिएटेड बाय है लॉ। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोल रहे हैं बच्चे? है ना? ये हो गया कंपनी एक्ट खत्म, है ना? अब उसके बाद आते हैं हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। किस में आते हैं बेटा? सीपीसी। सीपीसी का एक ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर 33, एंड रेड विद अलोंग द रूल्स जो भी इसमें बने हुए, ठीक है? अब ये बेटा क्या करता है, जो पुअर पर्सन होते हैं, क्या होता है बेटा? पुअर पर्सन होते हैं, राइट? इनको सूट फाइल करने की परमिशन मिलती है। फाइल सूट अंडर द प्रिविलेज, मतलब कोर्ट में ये लोग केस फाइल कर सकते हैं। जिनका लिटिगेशन का जो खर्चा है वो कौन देखेगा बेटा? सरकार बेयर करेगी। जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगी बेटा? गवर्नमेंट बेयर करेगी, ठीक है? मतलब इनको सिंपल से बताने, गरीब आदमी को लिटिगेशन के कॉस्ट में बर्बाद हो जाएगा, है ना? तो हमें तो इक्वालिटी ऑफ राइट्स देना ना। अब रिच पर्सन क्या, वो एक बहुत वकील को हायर करेगा, एक बड़ा से वकील को हायर करेगा, वो तो किसी से भी जीत जाएगा, है ना? अब एक गरीब पर्सन के पास पैसे है नहीं लिटिगेशन के, जब पैसे नहीं है तो केस कैसे फाइल करेगा? आने गेटिंग में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा? गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। कौन सपोर्ट करेगी? तो ऑर्डर नंबर 33 यही कहता है कि पुअर पर्सन को राइट केस करने का राइट मिल रहा है, और उसका लिटिगेशन का कॉस्ट कौन बेयर कर रही है बेटा? सरकार। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्या कंपनी एज अ पुअर पर्सन, या इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिजेंट पर्सन के केस फाइल कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें गाइड वो आई बेटा, जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है बेटा? यस, क्योंकि बेटा ऑर्डर नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है? पर्सन। और ये पर्सन बेटा इंक्लूड कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? इंक्लूड कर रहा है किसको? नेचुरल पर्सन को भी और आर्टिफिशियल पर्सन को भी। किसको बेटा? नेचुरल पर्सन को भी और आर्टिफिशियल पर्सन को भी। तो हेंस ये सिंपल सी बात है ना, आर्टिफिशियल पर्सन लिखा हुआ है। तो भैया अगर कंपनी के पास फाइनेंशियल कंडीशंस खराब चल रही है तो उसको भी इंडिजेंट बैंकर, सॉरी इंडिजेंट पर्सन के तौर पे क्या कर सकता है? वो केस फाइल कर सकता है, मतलब एज अ पुअर। तो इसका खर्चा कौन झेलेगा बेटा? गवर्नमेंट। समझ में आया? ये था बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख रहे हो कंपनी जेट का मैटर कहाँ पहुंच गया? सीपीसी में। तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, लिखो सो फटाफट। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ोगे बेटा आगे चल के आप। यार वही तो याद करना है। क्या नाम था केस का? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर। ठीक है? ना 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 ना, खाली एक केस का नाम याद कर। लिखो, नाम लिखोगे केस का पहले इसका? ठीक है, नाम लिख लो पहले।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खद्दर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। दो हजार एक। करो करो जल्दी करो। आपने सुना होगा सरकारी वकील मिलता है कोर्ट में, वही है ये। ठीक है, जहां पर आप वकील को हायर नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट वकील जो है वो आपके लिए केस लड़ेगा। और उसको सैलरी कौन पे करेगी बेटा? सरकार पे करेगी, ठीक है। और वो केस किसके लिए लड़ेगा बेटा? इंडिजेंट पर्सन यानी कि पुअर पर्सन के लिए। ये ऑर्डर नंबर 33 परमिशन दे रहा है वैसे। वो भी इसी में लड़ रहे थे। हाँ, तो वो कहाँ से गरीब हो गए भाई? वो तो रेंज। हाँ, गलत, दूसरे को हाथ मार रहे हो तुम लोग। इसलिए तो सरकार बेनिफिट देती नहीं। अच्छा, तो उन्होंने वही वाला केस फाइल किया हुआ है उसी के अंदर, गवर्नमेंट वकील लड़ रहा है। तो सरकारी वकील अच्छे होते हैं। तो कंपनी फाइल कर सकती है केस? बोलो। बिल्कुल फाइल कर सकती है एज अ इंडिजेंट पर्सन। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था किसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खद्दर कंस्ट्रक्शन। बोलो। इंटरनेशनल एंड अदर्स। ठीक है, दिस इज डन। तो ये हमने पढ़ा आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में। आई होप सो आपको समझ में आया होगा आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। लिटिगेशन कॉस्ट। लिटिगेशन मतलब वकालत का जो खर्चा होता है। दो मिनट में आप लोग इसको लिख, ठीक है।
चले में जाना काम करते रहो। चले में जाना करके रहो। तो हम तो सर आप मेरे को कैसे करा किधर रह गया फिर आप निकाल देना जो हो गया अरे मैं बोलिए नहीं पढ़ा मुझे बात कोई नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं
सो ये हो गया था हमारा कंप्लीट। हेलो। चलिए, अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज परपीचुअल सक्सेशन। क्या लिखा हुआ है? परपीचुअल सक्सेशन। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन फिर उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना, कंसेंट्रेशन से, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, परपीचुअल सक्सेशन। क्या हुआ अंजलि? फोन चालू हुआ आपका? कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। क्या लिखा भाई? परपीचुअल सक्सेशन। अब क्या मतलब है सर इसका? अच्छा, मैं इसको समझाता हूँ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट सोचते हैं? पार्टनरशिप में, ठीक है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। सुनो, मान लो यहाँ पर दो पर्सन है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। कौन है जी? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है। अब इन्होंने ना फॉर्म करी बच्चे, एक पार्टनरशिप फॉर्म। क्या फॉर्म करी बेटा? एक पार्टनरशिप फॉर्म। समझ में आ रहा है? अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनाते हैं? एग्रीमेंट्स के थ्रू। किसके थ्रू? अब सर यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? एग्रीमेंट बनेगा। और इस एग्रीमेंट में एक्स और वाई दोनों साइन करेंगे, और क्या बन जाएगी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लो ड्यू टू सम रीजन ये दोनों ही एक एक्सीडेंट में मारे गए, और इनकी क्या हो गई बेटा? डेथ हो गई। अच्छा, जैसे ही मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मरे, इनकी डेथ हुई, तो पार्टनरशिप भी क्या खत्म हो जाएगी? ये डिसॉल्व हो जाएगी साहब। क्या हो जाएगी? क्योंकि पार्टनरशिप इज नथिंग, इज जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ये क्या होती है बेटा? ये एग्रीमेंट। बच्चे का तो एग्रीमेंट किसके बीच में था? दोनों ही व्यक्ति मर गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, तो एग्रीमेंट खत्म। एग्रीमेंट खत्म मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व। तो इसका मतलब पार्टनर्स की जो लाइफ है ना, सॉरी, पार्टनरशिप की जो लाइफ है ना, वो पार्टनर्स की लाइफ में डिपेंड करती है। बोलो यार। ये तो आप पता होगा, 11th क्लास में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट था आपका, पता नहीं किस नालायक ने पढ़ाया था। खैर देखो था, खुद ही ने पढ़ा होगा। अच्छा देखो था। अब आता है सर यहाँ पे कंपनी को देखते हैं। मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने पार्टनरशिप ना बना के क्या बनाई? कंपनी फॉर्म करी है साहब। क्या फॉर्म करी है जी? फॉर्म अ कंपनी, राइट? हेलो। क्या फॉर्म करी बच्चे इन्होंने? कंपनी फॉर्म करी है। सुनो सर, कंपनी फॉर्म करी, और आपने अभी रिसेंटली पढ़ा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है, मतलब अपने आप में इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है। इसकी अपनी खुद की क्या है बेटे? आइडेंटिटी है। क्या है बेटा? आइडेंटिटी है, ठीक है। बोलो। हाँ। अब मान लो सर, अगेन ये दोनों दोस्त जा रहे थे बाइक में घूमते घूमते, और एक्सीडेंट हो गया, और इनकी क्या हो गया बेटा? मृत्यु हो गई। क्या हो गया बेटा? मृत्यु हो गई है। बोलो जी। हाँ जी, इनकी डेथ हो गई है। अब जब इनकी डेथ हुई, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से, तो क्या कंपनी बंद? बोलो बेटा। नहीं सर, कंपनी की ये तो खासियत है, कंपनी स्टिल अलाइव। कंपनी अभी भी क्या हो गया बेटा? स्टिल अलाइव, मतलब कंपनी अभी भी जिंदा रहेगी और कंपनी चलती रहेगी। तो इसमें एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है, मेंबर में कम, मेंबर में गो, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, कंपनी हमेशा रहेगी। इसी को बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। क्या बोलते हैं बेटा? परपीचुअल सक्सेशन। क्योंकि कंपनी क्या ना, इफेक्ट नहीं होता है किससे? नो इफेक्ट विद डेथ ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के डेथ से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नए मेंबर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे बेटा? नए मेंबर। इनके नॉमिनी मेंबर बन जाएंगे। अगर कोई नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हायर कर लेगी। है ना, ये पढ़ेंगे आगे चल के सेक्शन 3 में, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। समझ आया कि नहीं है? तो सर ये है परपीचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी का जो सक्सेशन है कॉन्टिन्यूअस है, वो हमेशा रहता है जब तक हम उसको बंद ना करते हैं। समझ में आए? कॉपी करो दोस्तों। हाँ बोलो। वही तो बोला, नॉमिनी निकल रहे थे। आ रहा सर, एक मिनट। लिखो दोस्तों, लिखो। नहीं बेटा, एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? खत्म। नहीं होता, नहीं होता, उसमें है ही नहीं। नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा ना। एक शेयर हो गई। तो तब भी पार्टनरशिप खत्म। इसमें डिपेंड है। ना ना ना, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। लुक, एक्स और वाई,
एक्स मर गया, एक्स और वाई के बीच में जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया ना, नया एग्रीमेंट बनेगा। तो पार्टनरशिप में चेंज हो गया, नहीं है पार्टनरशिप, कुछ भी हो उसके साथ नया एग्रीमेंट बनेगा ना, पुराना एग्रीमेंट तो खत्म हो गया दोस्त। नहीं आया समझ में, ना लाएगा। लिखो फटाफट से। हो गया दोस्तों। लिखा दोस्तों। हेलो। बेटा प्लीज समझ गए आप लोग, समझ गए ना कैसे पढ़ना है। डोंट एक्सपेक्ट मी मैं आपको नोट्स बना के दूंगा। ठीक है। मैं आपको कौन सा बड़ा चार्ट समझाऊंगा, नोट्स आपको क्या करने बेटे, सेल्फ ही बनाने हैं। पता है इसका रीजन बता दो तुम, वरना तो पढ़ोगे नहीं। ठीक है। और मेरी जो, अच्छा तुम वैभव क्या करोगे, शाम तक रुकोगे या फिर चले जाओगे क्लास के बाद? है, रुकोगे ना? हाँ वेरी गुड। क्योंकि हमें चाहिए रिजल्ट, और मैं चाहता हूँ तुम लोग यहीं बैठ के क्या करो, पढ़ो। नहीं तोड़ दूंगा हड्डियां, याद रखना इस बात। ठीक है, कल आई थिंक मंडे से दो बच्चे और आएंगे। ठीक है, गर्ल्स। और 1 तारीख से एक बच्चा आएगा, दैट इज वो लड़का हो। यार वो कहीं गया हुआ है वो। रिकॉर्डिंग तभी तो कर रहा हूँ, दे तो रहा हूँ ये। पुराने रिकॉर्डिंग से। अभी तो नहीं है लाइव वाली। एक्चुअली क्या होता है ना भाई, पता नहीं क्यों नॉलेज वेंचर में गर्ल्स ही क्यों आ रही है ज्यादा। हाँ हर बैच में लड़कियां क्या है, 11th क्लास में हमारे साथ दुनिया भर की गर्ल्स, 12th में दुनिया भर की गर्ल्स। बॉयज पीछे थोड़े थोड़े लगते हैं वो बेचारे। और सीएस में तो हद ही हो गई है। चलो इधर देखो जरा, मजा है। सॉरी। अच्छा मतलब बॉयज चाहते मस्ती इसलिए करना है। चलो देखो जरा, परपीचुअल सक्सेशन क्या लिखा दोस्तों? परपीचुअल सक्सेशन, प्लीज ध्यान से सुनना इधर। कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन मींस दैट द मेंबरशिप ऑफ कंपनी मे बी चेंज, मतलब मेंबरशिप हो सकता है क्या हो जाए, चेंज हो जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब मेंबरशिप चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस डज नॉट इफेक्ट द कॉन्टिन्यूटी। जो कंपनी की कॉन्टिन्यूटी को क्या नहीं करते बेटा, तो बाहर बात कर लो जाके।
ठीक है, ये कंपनी की कंटिन्यूटी को इफेक्ट नहीं होता है। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाई, मतलब एक कंपनी कभी भी नहीं मरती, एक्सेप्ट जब हम उसका वाइंड डाउन करेंगे तभी उसको हम हटा सकते हैं एग्जिस्टेंस से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। समझ आया? तो आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी है वो हमेशा क्या रहती है बेटा, एग्जिस्टेंस में रहती है। कब तक? जब तक हम उसकी वाइंडिंग अप ना करें। वाइंडिंग मतलब प्रोसीजर विच इज डिफाइंड अंडर कंपनी लॉ, जिसके थ्रू हम कंपनी को बंद कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? ठीक है, अब देखो, कंपनी बीइंग एन सेपरेट लीगल पर्सन अनअफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड रिटायरमेंट एंड डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर और डायरेक्टर। फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, मेंबर डायरेक्टर है नहीं है, मर गए हैं, कुछ हो गया, नहीं एक्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट रिमेन सेम एंटिटी डिस्पाइट टोटल चेंज इन मेंबरशिप। मेंबरशिप में भले चेंज हो जाए बेटा, कंपनी में किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कब तक? कब तक? जब तक कंपनी के बाइंडिंग का प्रोसेस ना एग्जीक्यूट हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया? अगला देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। अभी हम जब पढ़ेंगे ना इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनी का, तो वहां पे बताऊंगा, काफी डिटेल है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बेटा। कहते हैं सच सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन एज मे बी फ्रॉम टाइम बीइंग फोर्थ बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी shall be body corporate of by name of the contained in the memorandum, capable to exercising all function of the incorporated company under the act, and having a perpetual succession power acquire and hold the dispose of the property etc। मतलब वही बात कह रहा है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो सारे काम कर सकती है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, एक्सेप्ट पर्सनल नेचर की एक्टिविटीज। ठीक है? The membership incorporated company may be changed either by one shareholder has sold the transfer of shares to another, है ना? भाई हो सकता है ना, एक बंदा अपने शेयर्स किसी और को बेच दिया, मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। हेलो? तो क्या मेंबरशिप यहाँ पे चेंज हो रही बेटा हमारी? परपेचुअल सक्सेशन डोनेट द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन द एक्जिस्टेंस बाय सक्सेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल हु स्टेप इनटू द सूट एंड दोज हु सीज टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब मेंबर्स यहाँ पे आए या मेंबर जाए, किसी की वजह से कंपनी हमेशा क्या रहेगी बेटा, एग्जिस्टेंस में रहेगी। समझे? अभी एक पॉइंट लिखा हुआ है, आपने शायद पढ़ा होगा ये बचपन में। अब इसका नाम देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोफेसर एलसीबी गोगो, राइट? राइटली मेंशन, इन्होंने एक बात मेंशन करी थी कि मेंबर में कम, मेंबर आएंगे और मेंबर जाएंगे, बट कंपनी कैन गो फॉर एवर, कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी। ठीक है? कहते हैं ड्यूरिंग द वॉर ऑल मेंबर ऑफ वन प्राइवेट कंपनी while it is journal meeting were killed by bomb, but the company survived, not even क्या बेटा, दैट इज हाइड्रोजन बॉम्ब कुड बी हैव डिस्ट्रॉयड इट। मतलब यार एक स्टेटमेंट है, एक वॉर चल रही है, उस वॉर में क्या हुआ, एक मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी, तो एक हाइड्रोजन बम आया, वहां पे फटा, तो सारे मेंबर, क्या ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल पर्सन क्या होगा, कंपनी मरेगी क्या? अबे भाई कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी है लीगल, सॉरी नेचुरल एग्जिस्टेंस थोड़ी है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है भाई। वो मेंबर मर गए, दूसरे मेंबर आ जाएंगे, राइट? वो मेंबर चले गए, दूसरे मेंबर आ जाएंगे। टाटा कंपनी किसने बनाई थी? जमशेदजी टाटा, वो है क्या? नहीं। क्या रतन टाटा आज है क्या? नहीं। पर टाटा कंपनी है ना? यस। तो कंपनी इज एक्वायर्ड बाय द अदर मेंबर्स, तो मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कंपनी को कोई नहीं मार सकता, एक्सेप्ट बस एक ही तरीका कंपनी को बंद करने का, वो क्या बेटा, वाइंडिंग अप प्रोसीजर। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें भी केस लॉस है सर, बिल्कुल केस लॉस है। देखो केस लॉ है बेटा, क्या, इन गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस पेशॉप टी कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स। ठीक है भाई, केस लो ये याद रख लीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनना। केस लो याद नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें आपके हो सकता है एग्जाम में गड़बड़ हो जाए। देखो, द होल कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय एन एक्ट विच इज क्या बेटा, purportedly ceased to right to take action against the company. The court held that either a company was extinguished nor was in anyone's right to take an action against it. Therefore, until unless the company is liquidated legally, the company will have perpetual succession, and its existence will not be affected by the financial status or life of the shareholder। मतलब सिंपल सी बात है, क्या कह रहा देखो, ये कह रहा भैया, एक कंपनी, एक केस हुआ था क्या बेटा, गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस पेसोक टी कंपनी लिमिटेड। अब इसमें हुआ क्या, एक होल कंपनी वाज टेकन ओवर बाय किसके बिना, एन एक्ट विच इज पर्पस सीज द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। मतलब आपने क्या करा, पूरी कंपनी को ही एक्वायर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका राइट क्या हो गया बेटा, सीज हो गया। कोर्ट ने ये बताया आइदर कंपनी वाज एक्सटिंग्विश, कंपनी क्या हो सकती है बेटा, खत्म, सॉरी नाइदर, ना तो कंपनी खत्म हो सकती है, ना ही एनिमल राइट्स को टेक अगेंस्ट इट, ना तो वो खत्म हो सकता है। देयरफॉर
until unless company is liquidated, मतलब जब तक कंपनी क्या नहीं होता, लिक्विडेट नहीं हो जाती, कंपनी विल हैव इन परपेचुअल सक्सेशन एंड इट एग्जिस्टेंस विल नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटस एंड लाइफ ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब क्या है देखो, ऐसे समझ में तो आया नहीं होगा तुम्हारे, कोई बात नहीं, देखो एग्जाम्पल देखो, ये है एक्स लिमिटेड, ये है वाई लिमिटेड, ठीक है। ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। क्या कर लिया? टेक ओवर मतलब खरीद लिया। अच्छा, टेक ओवर पूरा खरीद लिया, फिर मतलब पूरी 100% शेयर क्या कर लिया बेटा इसके, परचेज कर लिए। किसने? एक्स लिमिटेड ने इसके 100% शेयर क्या कर लिया, परचेज कर लिया। दैट इज होली टेक ओवर भाई। बोलो, तो क्या ये कंपनी अब खत्म हो गई क्या? इज वाई लिमिटेड इन एग्जिस्टेंस? क्या इसका एग्जिस्टेंस होगा? बिल्कुल होगा सर। ये कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरी कंपनी खत्म ही नहीं हो सकती सर, उसका एग्जिस्टेंस खत्म ही नहीं हो सकता, भले आपने 100% कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब ये नहीं ना ये कंपनी पूरा इसमें समा गई हो, राइट। बस एक ही तरीका है इस कंपनी को बंद करने का, वो क्या है बेटा? वाइंडिंग अप। द ओनली वे कि किसी कंपनी को बंद करने का, वो क्या है बेटा? अगर सुनो, आपने 100% एक्वायर कर भी लिया है और ये कंपनी इसमें मर्ज भी हो गई, तब भी इसका स्टेटस रहेगा, क्योंकि कंपनी बेटा हमेशा एग्जिस्टेंस में रहती है, परपेचुअल सक्सेशन है उसका। बस एक ही तरीका है, अगर आपने इसको एक्वायर कर लिया तो वाई लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। किसके थ्रू? वाइंडिंग अप प्रोसीजर के थ्रू, तभी कंपनी बंद होगी, अदरवाइज कंपनी बंद नहीं होगी। समझ में आया? पक्का? श्योर है? एक बात बता, मैं किसी कंपनी का एक्वायर क्यों कर रहा हूँ? उसके बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। दोनों ही टीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक तरीके से है ना। एक ने अगर उसका बिजनेस एक्वायर कर लिया है, तो सामने वाली कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए। तो होगी क्या? नहीं सर, वो बंद क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि वो लीगल एग्जिस्टेंस है उसका। क्या है उसका? लीगल एग्जिस्टेंस है, और वो कंपनी आपके साथ मर्ज होगी, उसके बावजूद भी आपको उसको अलग से वाइंड अप करना पड़ेगा, तभी बंद होगा, अदरवाइज बंद नहीं होगा। लिख लो उसको। ये गाँव जाने की तैयारी कर रही हो? ये केस लो का नाम लिख लो पहले। केस लो का नाम लिख लीजिए प्लीज। नाम लिखा केस लो का? क्या नाम है? गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस फिश ओक। ठीक है, ये लो, अब इसके लिख लो, अनटिल वाइंड अप। ये प्रैक्टिस है, मतलब बेटा उतने डिटेल में अगर तुम फैक्ट्स याद कर लेगा ना, सब कुछ भूल जाओगे। आपको बस कोर पॉइंट याद रखना है। फैक्ट्स क्वेश्चन कभी आते भी नहीं। जैसे मान लो अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा था आपने, कौन सा वाला? आर्टिफिशियल पर्सन वाला। एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी देखता हूँ, ट्राई करना आपको, ठीक है। इसको लिखो पहले आप। ना ना ना, केस बोला उसमें क्या होता है, नाम लिख लिया, रेफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आ जाएगा, है ना। लिखो उसमें। हाँ बोलो। हेलो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन वाला क्वेश्चन लिख लो आप लोग। ये हटा दो उसको।
आपको पता है कितने घंटे क्लास हो गई आपकी? 10:30 बजे शुरू हुई थी ना, 12:30 हो गए। और अभी सिर्फ कितने टॉपिक हुए? 30। इस मतलब आपको ना समय लगेगा, इसलिए मैंने बोला कंप्यूटर क्लास क्या होगी, 3-3 घंटे ही चलेगी, जिसमें एक ही प्रोविजन में हमें बहुत टाइम लगता है ना, क्योंकि समझना भी तो है। चलो क्वेश्चन लिखो जरा। लिखो, एक्स लिमिटेड कंपनी engage in a business engaged in a business of shoe manufacturing of shoe manufacturing। कौन से बिजनेस में इंडल बताइए? शू मैन्युफैक्चरिंग में। took a loan from bank took a loan from bank loan from bank of 1,000 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, 100 करोड़, 100 करोड़। ठीक है। बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज company unable to pay the amount to the bank to the bank to the bank। full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखो। बैंक फाइल अ केस अगेंस्ट बैंक फाइल अ केस अगेंस्ट कंपनी इन एनसीएलटी इन एनसीएलटी। एनसीएलटी पता है ना? नेशनल कंप्यूटर ट्राइब्यूनल, सी सेट में बड़ा होगा अपना। हाँ जी, एनसीएलटी। बट कंपनी कंपनी हैज some financial difficulties some financial difficulties financial difficulties unable to bear bear litigation cost unable to bear litigation cost full stop। you are company secretary of company comma board ask company comma बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड आस्क विद यू विद यू whether they file case whether they file case as a indigent person as a indigent person full stop। ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में, है ना? इससे भी बड़े क्वेश्चन आएंगे। आंसर तो सिर्फ चिल्लड़ सा है। राइट, अब इसका आंसर कैसे कोट करेंगे सर? अब इस पे ना हमने जजमेंट पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? जजमेंट। हमें पता है क्या है इसकी जजमेंट। ना ना, जजमेंट केस लो क्या था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस, हाँ हाँ बोलो बोलो, खद्दर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एंड अदर्स, ये है ना? अब इस भाई आप पूरे कंपनी का पढ़ लेना, ये इंडिजेंट पर्सन का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं कहीं पे, है ना? ये किस में है? केस लॉज में। मुझे पता है इस केस में ये डिसाइड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पर्सन मीन्स बोथ नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने पावर दी है कि वो एज अ इंडिजेंट पर्सन क्या कर सकती है?
कोर्ट में केस फाइल कर सकती है अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रही है तो। अब इसके आंसर को कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। लिखो, लिखो। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, नालायक। लिखो, विद द रेफरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, with the reference of Supreme Court judgment under a case, under a case, Union Bank of India, Union Bank of India, Union Bank of India versus Khadar International Construction, Khadar International Construction and others, Khadar International Construction and others, ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो। ना ना ना, ये बहुत है सफिशिएंट, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने। तो लिखो, इन दिस केस, in this case Supreme Court decided the word person, the word person under order number 33, under order number 33 of Code of Civil Procedure, CPC लिख लो, of CPC include natural person, include natural person and artificial person, and artificial person. Accordingly, accordingly, company being an artificial person, company being an artificial person can file a case, being an artificial person can file a case under order number 3, under order number 3, sorry, order number 33, order number 33, ऊपर 33 लिखा है ना, order number 33, as a indigent person, as a indigent person, full stop। लिखा। आपने लिखो कंक्लूजन, एक लाइन छोड़ के लिखो कंक्लूजन। ठीक है, लिखो एडवाइस टू डायरेक्टर्स, एडवाइस टू डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, in financial difficulties situation, financial difficulties situation, company can file, company can file suit, company can file suit as a indigent person, full stop। ऐसे लिख के आओगे, पूरे 5 के 5 नंबर कंफर्म है। ये अभी लग रहा है ना, अभी पढ़ाई क्या है, अभी ताजा ताजा पढ़ा है ना। हाँ, तो सुनो, क्या हमें सेक्शन से इसका आंसर मिल पाता, क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो केस लॉ से आते हैं, और केस लॉ वो सारे मॉड्यूल वाले ही हैं बेटा, आपको सारे केस लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल, और ये सारे जो कितने भी जितने भी केस लॉज है ना, ये सारे मॉड्यूल के ही हैं जो मैंने इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल से अलग नहीं है ये बुक, ये मॉड्यूल की है, आपको मिल जाएगी बुक कुछ दिनों में। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन। समझ आया कि नहीं आया मतलब, बोले यार। ऐसे आंसर कोडिंग करनी है बेटा, और अभी से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कराऊंगा, डेली क्वेश्चंस कराऊंगा। समझ आया, बोलो यार। हाँ,
चलिए, 2 पॉइंट हो गए। अब आता है सेपरेट प्रॉपर्टी ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी? पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे सर। ये पॉइंट सर मैंने आपको लिखवाया नहीं था भाई। अगेन मैं इसका ना रेफरेंस दूंगा आपको, पहले पार्टनरशिप से। किससे रेफरेंस दूंगा? पार्टनरशिप से। सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन से। सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं पार्टनरशिप, अरे क्या हो रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करो, 1932, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है कि सर जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, मेरे समझ आ रहा है? सुनने में आ रही है सर। देखिए ना, पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर, इनके पास ना एक ऑप्शन होता है। मैं लिख रहा हूँ, तभी लिखा जाएगा, देखिए। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म के पास और पार्टनर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि सर जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना, जो भी हमारी बिजनेस में एसेट्स यूज हो रही है, क्या यूज हो रही है बेटा? एसेट्स यूज हो रही है। इस पे ना केस लॉ भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब सर ये जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है कंपनी की, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म की। तो ये हो सकता है किसके नाम पे हो? हेल्ड इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप, या हो सकता है किसके नाम पे हो? इंडिविजुअल पार्टनर्स के नाम पे। हेल्ड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। जैसे मान लो नॉलेज वेंचर, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म है, और मैं यहाँ पे ना लैपटॉप लेके आया, ये वाला लैपटॉप। ठीक है, जिससे मैं क्लास ले रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं ना इसको नॉलेज वेंचर के नाम पे नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा अपना लैपटॉप है, मैं अपने पैसों से लेके आया हूँ। तो मैं इसको अपने नाम पे रखूंगा। दिस प्रॉपर्टी नॉट बिलोंग्स टू नॉलेज वेंचर, दिस बिलोंग्स टू संजय आर्य। राइट, सो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन सर। पार्टनरशिप में ये ऑप्शन होता है कि पार्टनर प्रॉपर्टी अपने नाम पे भी रख सकते हैं, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पार्टनरशिप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो फ्यूचर में, अभी मान लो सारा नॉलेज वेंचर के नाम पे है, मैंने कहा नहीं भाई, इसमें से कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो। जैसे मैंने एसी, प्रोजेक्टर और ये अपने नाम पे करवा लिया, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो वहां पर पॉसिबल है। आप अपने नाम से फॉर्म के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, फॉर्म के नाम पे जो एसेट्स हो किसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो? अपने नाम पे। यानी कि सर यहाँ पे ना बेसिकली हो क्या रहा है, पार्टनर्स अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। नहीं आया तो आया। बट सर कंपनी में जब हम आते हैं ना, कंपनीज एक्ट 2013 थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कहता है भैया सुनो, जब मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता हूँ। तो ये बहुत क्लियर कट बोलता है, सुनो। कंपनी है, हेलो, अच्छा कंपनी को बनाने वाले कौन थे? मेंबर्स, या फिर हम इनको ना सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ठंड लग रही है? फिर हाँ तो ठंड लग रही बोलो नालायक। थैंक यू। एक जमाना होता था ये चलता नहीं था नालायक। ठीक है, तो मेंबर्स है, शेयर होल्डर है, इन्होंने क्या फॉर्म करी बेटा? कंपनी। अब सुनो ध्यान से, भाई आपने कंपनी फॉर्म करी, और फॉर्म कैसे करी? आपने परचेस करे क्या? शेयर्स परचेस करें। क्या परचेस करें? शेयर्स। ठीक है, आपने कंपनी के शेयर परचेस कर लिया और कंपनी को पैसा दे दिया। क्या दे दिया बेटा? मेक पेमेंट। अच्छा देखो, कंपनी कह रहा है सुनो भैया, आपने बेसिकली मेंबर, आपने शेयर्स ले लिया, आप शेयर्स रखो और क्या बन जाओ? कंपनी के ओनर बन जाओ। क्या बन जाओ? अब आपका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ मालिक हो, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहोगे बस। ठीक है, जितनी भी कंपनी में प्रॉपर्टी खरीदी जाएंगी, या फिर एसेट्स खरीदा जाएगा, कुछ भी वट, वो आपके नाम पे नहीं, सिर्फ किसके नाम पे होंगे? ऑन दी नेम ऑफ कंपनी ओनली। ठीक है, यानी कि भैया मेंबर के नाम पे कुछ भी नहीं होता, आपके नाम पे सिर्फ क्या होंगे? शेयर्स होंगे। आपके नाम पे क्या होंगे? शेयर्स होंगे। तो अगर मान लो कोई कोई मेंबर कह रहा है उसने खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है और कंपनी को दे दी,
अब वापस बेटा उसके नाम पे वो नहीं हो सकती है, वो किसके नाम पे हो जाएगी बेटा? कंपनी के नाम पे। सपोज नॉलेज वेंचर इज अ कंपनी, जो कुछ भी हो सिर्फ किसके नाम पे होगा? अगर बिजनेस में यूज हो रहा है, ठीक है। और नॉलेज वेंचर के शेयर्स किसके पास होंगे? मेरे पास। तो मैं इनडायरेक्टली तो हुए मेरे, अल्टीमेटली किसके नाम पे है? ऐसा क्यों? मान लो कल को कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी को लाइबिलिटी चुकानी है ना? तो उस समय कंपनी लाइबिलिटी कहां से चुकाएगी? एसेट्स को बेच के। अगर मेंबर के नाम पे होंगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आपने पहले ही बोल दिया मेंबर को बचाने के लिए कंपनी लेकर आए हो, और अगर एसेट्स भी मेंबर अपने नाम पे रखेगा फिर तो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है ना। फिर तो क्रेडिटर को नुकसान होगा। भाई क्रेडिटर का भी तो सोचना हमें, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होंगी? कंपनी के नाम पे। इसी कहते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। समझ तो सर कुछ आया ही नहीं हमें। लिखो फिर इसको। जा रहा है कंपनी लोन? तो फिर मेंबर ही नहीं बन सकते। सिंपल। निकल यहाँ से, गेट आउट। प्रॉपर्टी नहीं, फिर पैसे दे दो। चलो थोड़ी है शेयर्स। आप कंसिडरेशन में मनी भी दे सकते हो, अदर देन मनी भी दे सकते हो। एमबी का सीटीएस में क्यों करवाने ना? ठीक है यार, चल रहा है चल रहा है। वो जो ब्रिजेश सर है ना, उनके पास थोड़ा टाइम का कंसर्न है, इसलिए उनकी टाइमिंग टीटीएस में होगी। सॉरी, टीएसएस में होगी। थर्सडे सैटरडे संडे। ट्यूसडे में ही रहूंगा, ओनली मी। ठीक है। सैटरडे थोड़ा सा लंबा पड़ा है। हाँ। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ब्रिजेश सर एक्चुअली संडे इसलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सर मैं ना थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा संडे, इसलिए मुझे ज्यादा ज्यादा समय चाहिए। मैं कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो संडे भी आपको घर में नहीं रहना। हाँ। जय जय। ही इज एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं? साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना जो, उसमें प्रैक्टिस भी करते हैं। बाकी तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ बेटा, उनसे नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है। लिटिगेशन वाली, और वो नॉलेज भी सीएस को होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी एज अ लिटिगेशन में जा सकते हो। पता है सीएस लिटिगेशन में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, एनसीएलटीज में जा सकता है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए लिटिगेशन की, क्या पता उसी में तुम्हारा करियर बन जाए। है ना? क्या टीचर तो देखो मैं बहुत अच्छे अच्छे लाया हूँ, उसमें टेंशन मतलब। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डोंट वरी। अभी एक क्लास में तुम जज नहीं कर सकते हो ना किसी को। समय नहीं है ना दोस्त। और हर चीज मैं ही पढ़ाऊंगा तो मेरे से बोर हो जाओगे। ठीक है ना, मेरे को कम जगह पढ़ाना तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं डिटेल में घुस घुस के पढ़ाऊंगा। नहीं उसमें कोई नहीं लटकता यार, फिर पेपर है वो। फिर मुझे सिक्योरिटी लॉ भी तो पढ़ाना आपको, टाइम नहीं होगा ना, समझो बात को। पहले निकाल लेते थे। तुम्हारा सी सेट में भी एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट। अरे वो सी एस फाइनल के उसका एक ग्रुप रह रहा है बस। हाँ मतलब दे दिया है। बाकी शी इज गुड, मेरी स्टूडेंट ही तो रह चुकी है। तुम पहले पढ़े लो आराम से, पहले नेगेटिव सोच लो तुम लोग। नहीं लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और रटाती तो अच्छा है। रटवा देंगे मैं बढ़िया से। और वो सब्जेक्ट भी वैसे ही रटने वाला।
मैं तो कब से ढूंढ रहा था कोई टीचर मिले मैं छोड़ू उसको। चलो खैर, जो भी ये समझ आया आपको सेपरेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, नहीं आया ना? आया? जीरो आया सब में? बाकी बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अकाउंट्स में फोकस करेगा अच्छे से। नहीं, तुम्हारी जो कंडीशन है अकाउंट्स को लेके वो बोल रहा हूँ। सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। यही चीज मैंने तुम्हें 11th 12th क्लास में बोली। पढ़ा देते हैं। प्रकाश सर तो पढ़ाते हैं यार, क्या बात करो, पिछले 2 साल से तो ये पढ़ा रहे हैं। नीले सर। हाँ, पर उन्होंने छोड़ दिया था ना जुलाई में। अच्छा हाँ, तुम्हारे 11th क्लास में नीले सर थे उस टाइम। सर जुलाई में आए थे। तो मैंने 12th में भी तो उनको समझाया था खूब। है ना, अकाउंट्स में फोकस करना बेटा, क्योंकि ना अकाउंट्स में क्या होता है ना, मैं जब अकाउंट्स का पेपर बन गया 40 नंबर आए थे मेरे। 40 ही आए थे बिल्कुल एग्जैक्ट। क्योंकि सीएस में क्या होता है ना, हमें ज्यादा आदत किसकी हो जाती है। और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें, ज्यादा मजा इसी में आएगा। कम ले लो, ये लिख लिया आप लोगों ने? 0 नंबर। 0 नंबर कम ले लोगे? हाँ, एक स्टूडेंट के। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, 0 मार्क्स आए थे उसके, 0। नहीं नहीं, अबे कोई स्टूडेंट थी। रीजन बता दो। सेक्शन गलत लिख के आ गई होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सेक्शन गलत लिखा, कंटेंट सही लिखा है, पूरा 0 हो जाएगा। अगर सेक्शन याद है तो ये लिख के आए। और मैं तो कंप्यूटर में तो याद हो जाएगा सेक्शन तुम्हें। ऐसी बात कर रहे हैं, इसलिए तो बैठा हूँ यहाँ पे। मेरी मेरे सब्जेक्ट की टेंशन मेरे पे छोड़ देना बस। नहीं, वो मेरे से थोड़ी पढ़ती थी यार। सी साइड में मेरे से पढ़ा था। रिजल्ट भेजा था ना उसने। अ कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम किससे बेटा? मतलब पूरी तरह से मेंबर से अलग है, एंड कैपेबल है ओइंग टू एंजॉय एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट नेम। मतलब जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी और डिस्पोज ऑफ करी जाएगी, सिर्फ किसके नाम पे बेटा? कंपनी के खुद के नाम पे। किसके नाम पे बेटा? इसमें केस लॉ देखो। मिसिज है बेटा। मिसिज बच्चा एफ, क्या है, गुजदर वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1955, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या बेटा? ऑल इंडिया रिपोर्ट। अभी इस केस लॉ में क्या था, बात नहीं प्लीज। कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट in this case held that so the income of tea company is entitled to be exempted. ओहो, एक सेकंड। to be exempted from the income tax up to कितना बेटा, 60%, being a partly agriculture, and the same income when received by the shareholder in form of dividend cannot be regarded to agriculture income. uh, क्या हो रहा है? Agriculture income for the assessment of the income tax. It was also observed that Supreme Court that the shareholder does not and erroneously believe by some people become a part of the owner of the company or its property. He is only given a certain rights in law to receive notice, attend a meeting, etc. वोट करने का right है. The court refused to identify shareholder with the company and बेटा क्या, retain the distinct personality of the company. अभी क्या सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, पहले पूरा रीड कर लेते हैं एक बार, फिर पढ़ेंगे, ठीक है? कहते हैं एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू ओन होल्ड द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम और डिस्पोज ऑफ कर सकती है बेटा सेम। नो मेंबर कैन क्लेम ओनरशिप ऑफ एनी आइटम ऑफ कंपनीज एसेट्स, और कंपनी इज ए लीगल पर्सन इज कैपेबल टू होल्डिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द क्या बेटा, प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, ठीक है? अब इसका ना केस लॉ को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान से समझना। पहले मैं आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन बताता हूँ। किसका प्रोविजन बताता हूँ? देखो, इसका ना कॉन्सेप्ट समझेगा केस लॉ का। केस लॉ क्या था? मिसेस बच्चा एफ बुजदर वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है? सुनिए, कॉन्सेप्ट बोलो, इसके कुछ फैक्ट्स बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अब देखो बेटा, इंडिया में एक एक्ट है बेटा जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट।
कौन सा एक्ट बेटा? 1961। ठीक है। अब ये कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा? एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो। क्या कर रहे हो जी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उससे आपको क्या आ रही है बेटा? इनकम आ रही है, जिसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम। क्या बोलेंगे बेटा? तो ये 100% एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स से। क्या है बेटा? 100% एग्जेम्प्टेड है। किससे बेटा? इनकम टैक्स। ये है इनकम टैक्स का प्रोविजन, जो आपसे क्या कह रहा है बेटा? कि अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो भी आपको इनकम कमा रहे हैं बेटा, वो सारी की सारी इनकम 100% क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, मतलब आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप टी वाला बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा वाला बेटा? तो टी को ना 100% एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाता। इसको माना जाता है पार्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अभी ये क्यों माना जाता है, ये इनकम टैक्स में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इनकम टैक्स के क्राइटेरिया अपने खुद के अलग होते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स ने बेटा टी को क्या नहीं माना? 100% एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना। इसको क्या माना है बेटा? पार्टली माना, आधा एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो इस हिसाब से 100% एग्जम्पशन तो नहीं मिलेगी। तो इसने कहा अप टू 60% ऑफ टोटल इनकम, मतलब जो अपने टी से पैसा कमाया है, हाँ, बोलो बच्चों, उसका 60% इनकम आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। बोलो बच्चों, या एग्जेम्प्टेड हो गया? हाँ जी, मतलब एग्जाम मतलब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो हुआ क्या, ये जो कंपनी थी हमारी, है ना, इस कंपनी का बिजनेस था टी, है ना, और इस कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। क्या दिया? डिविडेंड। पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का मतलब क्या है दोस्तों? प्रॉफिट का पार्ट है, यानी कि पार्ट ऑफ इनकम बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे शेयर होल्डर ने बोला, एज आई एम द पार्ट ऑफ कंपनी, और मैं ही इस कंपनी का क्या हूँ? ओनर हूँ। तो इसका जो भी एक्टिविटी है, एसेट्स है, सब मेरी है। हाँ, तो मुझे भी अपने डिविडेंड में क्या चाहिए? क्योंकि मेरी एक तरह से देखा जाए डिविडेंड भी तो एग्रीकल्चर इनकम ही है मेरी। इसने बोला शेयर होल्डर ने। तो भैया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया पहली बात तो ये सुनो, कि आप और कंपनी दोनों ही एक दूसरे से क्या बेटा? सेपरेट हो। मतलब कंपनी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे से क्या हो? सेपरेटेड हो। मतलब शेयर होल्डर और कंपनी दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा? सेपरेट है। और जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे इनकम है, वो सिर्फ किसके नाम पे होगी? इन द नेम, इन द नेम ऑफ कंपनी। क्या बेटा? चाहे वो कंपनी की इनकम हो, चाहे वो कंपनी की एसेट्स हो, सारे के सारे किसके नाम पे होगी? कंपनी के नाम पे। इसका शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्ट। यानी कि जो आपको डिविडेंड मिली है ना, जो आपको डिविडेंड मिला है, वो इनकम टैक्स में उस पर टैक्स इम्पोज होगा। उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, वो सिर्फ डिविडेंड इनकम है। क्या बेटा? डिविडेंड इनकम है, मतलब आपको एक इनकम मिल रही है अलग से, डिविडेंड इनकम, जिसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है बेटा, सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो आपको देना पड़ेगा। उसको हम एग्जाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी से भले इनकम ले रहे हो, भले वो एग्रीकल्चर इनकम है, बट वो कंपनी की है, आपकी नहीं है। आप और कंपनी दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो सारी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है अलग से। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी बेनिफिट जो कंपनी को मिल रहा है, वो बेनिफिट किसको नहीं मिलेगा? शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हो चाहे इनकम हो, वो सिर्फ किसके नाम पे है? हाँ, तो 60% एग्जम्पशन सिर्फ कंपनी को मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी बेटा? भले वो अपने एग्रीकल्चर इनकम का ही हिस्सा अपने ऐसे, देखो सिंपल सी बात है, मान लो डॉलर वेंचर ने पैसा कमाया, उसका डिविडेंड किसको मिला? मुझे। भाई है तो वो एग्रीकल्चर इनकम ही। देखा जाए तो मैं कमा तो एग्रीकल्चर इनकम ही रहा हूँ, बट मैंने कंपनी के नाम से बिजनेस चलाया है। एग्रीकल्चर इनकम का बेनिफिट किसको मिलेगा? कंपनी को। मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अलग हूँ और कंपनी क्या है? अलग है। और सारी प्रॉपर्टी, सारी इनकम किसके नाम पे होगी? कंपनी। तो मुझे जो इनकम मिला वो एग्रीकल्चर ट्रेड नहीं होगा, वो क्या ट्रीट होगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड ट्रीट हो रहा तो सीडीटी उस पर लगेगा। समझ रहे हो कहाँ कहाँ तक केस हो जाते हैं? और एक क्वेश्चंस भी आते हैं इसके, कमाल की बात तो ये है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लो सर, केस लो का नाम लिख लो पहले। मिसिस बच्चा एफ गुजर वर्सेस, क्या बेटा? द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
हाँ बोलो बोलो प्लीज। डाउट पूछने वाले तो मैं बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। हाँ बोलो। कंपनी बना ले, प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है। हाँ। कोई टैक्स नहीं देना। आजादी से पहले दे देना सारे टैक्स। 90% टैक्स याद है? एग्रीकल्चर पे कितना टैक्स लगता था? 90% टैक्स लेते थे अंग्रेज सरकार। भारत सरकार ने बोला ना जी, किसानों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि खाने नहीं मिलेगा तो कहाँ से आगे बढ़ोगे। इसलिए एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर दिया। टी और कॉफी को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर नहीं है ना, लग्जरी इसमें आ जाते हैं। चाय पीना ये नेसेसिटी थोड़ी है हमारी, है ना। इसलिए इसको हमने पार्टली एग्रीकल्चर का हिस्सा दिया है, कंप्लीट नहीं। अपने बोलेगा सर मैं लीची उगा रहा हूँ, है ना, तो उसको 100% हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। जैसे गेहूं चावल है, ये 100% क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। तुम जितना मर्जी उगाओ, पैसा कमाओ, जीरो इनकम टैक्स। नहीं माना जाएगा, पार्टली कुछ परसेंटेज इनकम टैक्स में रिलीफ मिल जाएगा। लिखो। अच्छा लिख लिया, ओके फैक्ट्स, ओ माय गॉड। लिखो। पंखा बंद करो। एसी तो खुश कर रहा है। अच्छा सॉरी। क्या? समझा नहीं क्वेश्चन। तो डिविडेंड हम दूंगे ही हमेशा मेंबर को ही। कोई भी व्यक्ति हो, बाहर का हो अंदर का हो, सारे मेंबर ओनर ही होंगे। जैसे मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं, भले मैंने कंपनी शुरू नहीं करी, बट मैं उसका ओनर हूँ, मैं मैंने शेयर परचेस करे हैं तो। ठीक है। अब एक किसान है जिसने मान लो प्रोड्यूसर कंपनी शुरू करी, है ना, प्रोड्यूसर कंपनी शुरू करी, बट अल्टीमेटली उसमें कोई और भी लोग आ गए, उस किसान की थोड़ी होगी कंपनी वो। कोई बाकी ने जो इन्वेस्ट करा उसकी भी होगी कंपनी। ये तो है कि डिसएडवांटेज भी है, शुरू तुमने किया, बेनिफिट आप कोई और लेगा। डन, समझ में आ रहा कुछ है कि नहीं आ रहा? चलो बहुत बढ़िया। क्या? भाई ऐसे नेगेटिव लोगों का नाम नहीं लेना, ठीक है ना। नेगेटिविटी जितना दूर हो उतना अच्छा है। मैं अपना मना कर रहा हूँ। मना इसलिए नहीं करूंगा कि, इसलिए करूंगा कि भाई कोई फायदा नहीं है ना, कल को फिर आप वापस वही एक्टिविटी करना शुरू कर दो। समझ रहे हैं? मैं थोड़े से लालच के चक्कर में अपना पूरा नुकसान थोड़ी कर। क्योंकि वो कहता है ना भाई, वो सांप हो या बिच्छू हो, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलते हैं, तो इंसान की प्रवृत्ति नहीं चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, ये समझ आया कि नहीं आया बताओ वाले मुझे। सेपरेट प्रॉपर्टी कितने कौन सा पढ़ लिया हमने? तीन। आर्टिफिशियल पर्सन दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन तीसरा, सेपरेट प्रॉपर्टी। तीनों के केस लॉज याद है? पहले का केस लॉ क्या था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खद्दर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स, ठीक है। ठीक है ना। अगला केस लॉ क्या था? गोपालपुर पेसो टीम। हाँ ठीक है। और ये तीसरा क्या था? मिसेस बच्चा एफ गुजराल, सॉरी गुजर वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कोई नहीं, याद हो जाएंगे। अब सुनो, मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, वही जो मैं हर बार बताता हूँ। छोटी सी डायरी, और उस डायरी में आप क्या लिखेंगे? सेक्शंस, केस लॉस याद करने के लिए। ठीक है। बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, चीजें याद होगी। और बेटा सुनो, जून में दोनों ग्रुप निकालने हैं, और पढ़ना अभी से है लेकिन।
ठीक है, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर बोथ ग्रुप, ठीक है, अभी से नहीं कि बहुत अगर जो बहुत टाइम है, नहीं बेटा, दिस इज द राइट टाइम फॉर क्रैक। सुनो, बोथ ग्रुप देने का बेनिफिट एक और चीज़ बता दूं, रैंक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो बोथ ग्रुप की ट्राई कर रहे होते हैं। अगर हमने शुरू से अच्छे से पढ़ा और हमारे ज्यादा नहीं, 60% से ज्यादा नंबर हर सब्जेक्ट में आ गए, आई विल बिकम रैंक होल्डर, है ना। अरे तो मुश्किल, हर चीज आसान मुश्किल क्या होता है, करता तो इंसान ही है ना, रैंक तो इंसान ही लेके आता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एआई रैंक की सोचो और अभी अभी से पढ़ो बढ़िया से, जी जान लगा दो अपनी, करना क्या है और, जगह तुम्हारे पास है, स्पेस तुम्हारे पास है, एवरीथिंग यू आर हैविंग, एंड यूज इट एंड क्रैक डाउन द एग्जाम। बाकी सारी प्रॉब्लम हमारी है, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है यार, सब हो जाता है। मैंने एक साथ 9 पेपर निकाले थे फाइनल, फाइनल में, फाइनल में 3 ग्रुप होते थे ना सीएस में, 3 3 पेपर, अब 2 ग्रुप है। केस लो वाला पेपर है पूरा एक तुम्हारा फाइनल में, पूरा एक पेपर केस स्टडी के ऊपर। अब सिलेबस अच्छा हो गया है यार, काफी अच्छा सिलेबस हो गया अब। देखो बेटा, फ्यूचर ओपन बुक टेस्ट, वो हमें लगता है ओपन बुक है, हाँ, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है, पूरे साल अच्छे से पढ़ो, सेल्फ स्टडी ही उसमें सबसे काम आती है। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने कैपिटल मार्केट का ओपन बुक ले लिया था, तो मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं लगा, मैं पढ़े नहीं है, ओपन बुक तो है, कर लेंगे। मैं गया पेपर में, मेरे को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, 50 नंबर का क्वेश्चन तो एफएम से आ गया था। ठीक है, और मैं बुक लेके गया था ओपन बुक टेस्ट वाली, सिर्फ कैपिटल मार्केट की एक बुक लेके, दुनिया भर के लोग इतने इतने बुक लेके आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये पागल है, मैं पागल, बाद में मुझे पता लगा मैं ही पागल हूँ। तो ये ना, तो तुम लोग ये गलती मत करना भाई, इनकम, एसेट्स। थैंक यू सो मच। बस सीए का बैच खत्म हो जाएगा 2 दिन में, 2 3 दिन और लगेंगे बस, फिर पार्टनरशिप रह रहा है, एलएलपी एक रह रहा है, सोच रहा हूँ एलएलपी एक साथ में पढ़ा दो तुम दोनों को, क्योंकि उनका भी है तुम्हारा भी है, सेम है। तो जो एसबीएल है ना, वो दोनों साथ में हो जाएगा, इनका एलएलपी एक्ट हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा। अच्छा, अरे बेटा जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो उनको डिटेल में पढ़ा दूंगा ना। हाँ, तुम्हारा ज्यादा है, उनका तो कुछ भी नहीं। चलो लिखा आप लोगों ने, एक तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। डन है ना? चलिए, मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है, ओहो, कोई नहीं, भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, जो समझना है भाई पूछ लेना, ठीक है। लिख लिया, कोई नहीं, लिखो। मेरी राइटिंग तो मेरी राइटिंग तो फिर भी अच्छी है बेटा, सुन तो लो, मेरी राइटिंग फिर भी अच्छी है। जिन टीचरों से मैंने पढ़ा ना, उनकी राइटिंग भाई साहब, हमें समझने के लिए ना दिमाग लगाना पड़ता था, वहां तो पूछ भी नहीं सकते थे। जहां मैंने एफएम पढ़ी थी, वहां पे एक क्लास में 1000 बच्चे बैठते थे, 1000 स्टूडेंट्स इन वन सिंगल क्लास। अब पूछो कैसे तुम, अब सर वहां पे लिख रहे हैं और उनकी राइटिंग पता है कैसे, जैसे मान लो कंपनी लिखेंगे ना, वो सी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे। मतलब भाई साहब इतना टेक्निकल होता था वो, मैं भी चलो तुम्हें सबूत भी दिखा दूंगा, तुम्हें लग रहा होगा जो यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स पढ़े हूँ, दिखाऊंगा सर की। चलो, ये हमने पढ़ लिया क्या दोस्त, इसमें एक और केस हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एस सी शास्त्री वर्सेस डॉल्फिन कैनपेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 1988 का केस है। इन दिस केस शेयरहोल्डर ऑफ कंपनी हैज ट्राइड टू यूज एसेट्स ऑफ कंपनी फॉर पेइंग अपना पर्सनल लोन। दिल्ली हाई कोर्ट है, आप सुनो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, जो मेंबर्स है कंपनी के, वो कंपनी के एसेट को यूज करें अपने पर्सनल लोन को पे करने के लिए। किसको पे करने के लिए,
भाई तुमने जो पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया है वो आप किससे पे कर रहे हो? हाँ, तो इसमें हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक केस गया था बेटा। तो हाई कोर्ट ने क्या किया देखो, एज एन नोटिस अर्लियर, नाइदर शेयर होल्डर नॉट डायरेक्टर हैज एनी राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। मतलब प्रॉपर्टी और एसेट्स में शेयर होल्डर का, डायरेक्टर का किसी भी प्रकार का राइट नहीं होता है। वही चीज क्या बेटा, सेपरेट जुरिस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। जो कि कंपनी अपने मेंबर से क्या है, डिफरेंट है। वही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना। हाँ। तो शेयर होल्डर हु बाय शेयर्स डज नॉट बाय इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। भाई तुमने शेयर परचेज करे हैं, कंपनी में इंटरेस्ट परचेज नहीं कर लिया है। ठीक है, बोलो। द शेयर होल्डर एक इन्वेस्टर है जो कि एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट है किसमें बेटा, प्रॉफिट में, जिसको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, एंड से द मैनेजमेंट एज पर लो, मतलब आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोटिंग वगैरह कर सकते हो। ही कैन क्लेम लेफ्ट ओवर एसेट्स ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप में। अगर कोई क्लेम आपका बच रहा है तो वाइंडिंग अप के समय आप मांग सकते हो बेटा। अदरवाइज आपका एसेट्स पे कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, आप अपने पर्सनल ड्यूज को किसमें नहीं पे कर सकते बेटा, कंपनी के एसेट यूज करके पे नहीं कर सकते। कुछ नहीं करना, केस लॉ की हेडिंग लिखो। मैं एक पॉइंट लिखवा दूंगा, बस वो याद कर लेना। केस लॉ की हेडिंग लिख लो, एच सी शास्त्री वर्सेस डॉल्फिन कैनपेक प्राइवेट लिमिटेड। डन। इसमें लिख लो, मेंबर कैन नॉट यूज, मेंबर कैन नॉट यूज एसेट्स और प्रॉपर्टी, एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ देयर, फॉर पेमेंट ऑफ देयर पर्सनल ड्यूज, पेमेंट ऑफ देयर पर्सनल ड्यूज, फुल स्टॉप। बस इतना याद रखना, ठीक है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए आपको, ठीक है ना। तो उसमें इस क्वेश्चन को भी मैं दूंगा, तो उसमें क्या करोगे, आप रेफरेंस दोगे कि इस केस लॉ में हाई कोर्ट ने ये बोला था कि मेंबर प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। अगर बाकी बातें सेम है, आप कंपनी अलग है आपसे, डायरेक्टर अलग है, आपकी प्रॉपर्टी जो है बेटा वो कंपनी की है, आपकी नहीं है। आप जस्ट शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर के तौर पे आप डिविडेंड मांग सकते हो कंपनी से, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोटिंग वगैरह कर सकते हो। बोलो बेटा, और जब कंपनी बंद हो रही है उस समय एसेट से जो कुछ पैसा आएगा वो आप क्लेम कर सकते हो, अगर कुछ बचता है तो। दिस इज द ओनली राइट अ मेंबर हैविंग। राइट, कंपनी जब चल रही है ना, उसके दौरान आपकी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। जैसे मान लो नॉलेज वेंचर एक कंपनी है और ये लैपटॉप कंपनी का है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको बेच के अपना पैसा नहीं चुका सकता। ठीक है, दिस एसेट्स प्योरली बिलोंग्स टू कंपनी ओनली। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, अगला केस वो देखो। कहते हैं इन केस ऑफ क्या बेटा, आर टी पेरुमल वर्सेस जॉन डेवियन एंड एनआर। ठीक है, अदर्स वगैरह बोलते हैं इसको। इट वॉज स्टेट अदर्स, अदर्स, it was state that no member should claim ownership in company's property during the association existence and dissolution. A company cannot even, क्या बेटा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है किसके ऊपर, कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब सुनो, कंपनी की प्रॉपर्टी में आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर आपको याद होगा, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल आपने पढ़े थे कि आप उसी एसेट्स पे इंश्योरेंस ले सकते हो जिसके आप ओनर हो या आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सपोज मुझे इंश्योरेंस लेना है इस बिल्डिंग के ऊपर, किसके ऊपर, मैं तभी ले सकता हूँ जब भी बिल्डिंग में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब मैं इसका ओनर हूँ। यस, ये बिल्डिंग किसके नाम पे है, कंपनी के नाम पे, किसके नाम पे है? तो क्या कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई? तो उसके ऊपर अगर इंश्योरेंस लेना भी है तो कौन लेगी, कंपनी के नाम पे लिया जाएगा, मेरी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं लूंगा। और ना ही मेरा इस पे कोई ओनरशिप का अधिकार है। ये कौन से केस में डिसाइड होता है बेटा, आर टी पेरुमल वर्सेस जॉन एवियन एंड एनआईआर। लिख लो इसको, केस लो को लिख लो।
लच हो गया था ना लोग, तो क्यों चिल्ला रहे हैं? डन दोस्तों। चलिए अगला देखिए। अच्छा सॉरी, हाँ लिखो। नो मेंबर, लिखो नो मेंबर कैन क्लेम ओनरशिप, कैन क्लेम ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो नॉट हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एंड ऑल्सो नॉट हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी इसमें नहीं होता है। समझ में आया? चलो जी अगला केस लो देखो। केस लो क्या बेटा? मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एसोसिएशन इंश्योरेंस। इसकी ड्यूरेबिलिटी को जल्दी खत्म नहीं हो गई है? चलिए देखिए फिर। कहते हैं सर, दिस इज द केस, क्या बेटा इसका, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इट वाज हेल्ड दैट मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पढ़ा जो ऑलरेडी, इन अ कंपनीज प्रॉपर्टी। इन दिस केस मकोरा जो है बेटा हेल्ड ऑल एक्सेप्ट वन शेयर। ठीक है, मतलब सारे शेयर्स इसके पास से थे, एक शेयर को छोड़ के। ऑफ अ टिम्बर कंपनी, मतलब एक टिम्बर कंपनी है जिसके 100%, 99.99 शेयर किसके पास है, मकोरा के पास, और एक शेयर इसने किसी और को देखा। ऐसा क्यों हो सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी में सिंगल मेंबर नहीं हो सकता ना। अगर आपको बनना है तो दो मेंबर बनने पड़ेंगे कम से कम, प्राइवेट कंपनी है तो। और पब्लिक है तो सेवन मेंबर, ठीक है। ही हैड ऑल्सो एडवांस सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द कंपनी, मतलब इसने कंपनी का लोन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ही इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम, और इसने क्या करा बेटा, अपने खुद के नाम पे ही कंपनी के जो टिम्बर्स थे उसको अपने नाम पे क्या कर लिया, इंश्योर्ड कर लिया। इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस ले लिया, अपने नाम पे लिया है, कंपनी नाम पे नहीं लिया, ठीक है। ऑन टिम्बर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और जब टिम्बर में आग लगी, ठीक है, हिज क्लेम वाज रिजेक्टेड एज इंश्योरेंस, इसका नहीं था। मतलब इसका सुनो, इस भाई साहब ने क्या किया हुआ है, एक कंपनी है, क्या बेटा ये कंपनी है, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैं बहुत ज्यादा लिखा हूँ तेज। एक कंपनी है, ठीक है, उसका एक शेयर होल्डर है कौन, मिस्टर एम लिख देते हैं यहाँ पे, मकोरा समझ जाना, बार बार कौन बोलेगा मकोरा, ठीक है। अब इसने क्या किया हुआ है, हेल्ड 99.99% शेयर्स इसने खुद ही होल्ड करे हुए, और एक शेयर्स किसी और को दे रखा होगा, ठीक है। और ये कंपनी कौन सी है, टिम्बर कंपनी है। कौन सी कंपनी है, टिम्बर कंपनी है, ठीक है। टिम्बर, अरे लकड़ियां हैं, ठीक है। कौन सी कंपनी है, टिम्बर कंपनी है, टिम्बर यार्ड है इसका, बहुत सारे फर्नीचर वगैरह काम होता है जो भी होता है, ठीक है। तो हुआ क्या सर, मिस्टर एम ने क्या किया कि एक इंश्योरेंस ले रखा है, क्या ले रखा है बेटा, इंश्योरेंस ले रखा है ऑन टिम्बर पे। टिम्बर मतलब, है ना, और ये जो टिम्बर है ये किसकी एसेट्स, प्रॉपर्टी हुई ना बेटा। तो प्रॉपर्टी किसकी होती है, इन द नेम ऑफ कंपनी। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसके पास है, कंपनी के पास। और इसने नाम लिया है अपने नाम पे, इंश्योरेंस किसके नाम पे लिया है, ऑन हिज नेम, यानी कि अपने नाम पे इंश्योरेंस ले रही है, बोलो। हाँ। तो सर यहाँ पे जब बाद में आग लगी टिम्बर पे, क्या लगे बेटा, आग लगी, और इसने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से, बोला भैया मुझे पैसा दो, क्लेम इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसका क्लेम क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट। बोला क्यों भैया, प्रॉपर्टी तुम्हारी थोड़ी है, और जब प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते इंश्योरेंस के लिए, तो उसको इंश्योरेंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। क्या डिक्लेयर कर दिया, हाँ, अगर अब इंश्योरेंस होता किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे, तो क्या आपको फिर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता। यस, समझ में आया आपका, लिख लो दोस्तों। इंश्योरेबल इंटरेस्ट से खत्म हो गया ना बेटा।
कब ना होने पता। हाँ ऑफ कोर्स। केस लो का नाम लिख लिया। अरे मैं लिखवाऊंगा, तुम कुछ मत लिखना अपने मर्जी से। ये लिख लिया ना एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो लिखो ना। इतनी देर से क्या कर रहे हो? अभी तो आप गए हो टाइम ट्रेवल किया। लिखो। अगर आवाज आए तो फिर बताऊंगा। भाई तो उसने ही बताया ना मेरी प्रॉपर्टी है। कौन सा कंपनी देखने आ रही है? नहीं आए होंगे। पर इंश्योरेंस कंपनी तो प्रीमियम से मतलब है। वो तो अच्छी बात है, तुमने फ्रॉड कर दिया। कंपनी का फायदा हो गया। ठीक है। लिख लिया, फैक्स लिख लिए। भाई जहां समझना है प्लीज पूछ लेना। अभिनव। अभिनव नाम है ना? वैभव। यार मेरे को ना नाम भूलने की बीमारी हो गई यार। अभी तो कल 12th में ना उन बच्चों के नाम में भूल गया जिनके मुझे नाम पता थे। हैं? ये इंक्योरेबल इंटरेस्ट वाला तो ऊपर भी हमने पढ़ लिया था ना। हाँ भाई मिस्टर मकोरा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखो, केस की हेडिंग डालो। मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, लिखो। हेडिंग लिख लिया केस का नाम? लिखो। नो शेयर होल्डर। नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट। हैज एनी राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। नॉट इवन एनी इंटरेस्ट। नॉट इवन एनी इंटरेस्ट with whatever with whatever shareholding। वट एवर शेयर होल्डिंग। इसमें लिखा था ना 99% शेयर उसी के हैं तो उसी की हुई ना। फर्क ही नहीं पड़ता सर, एक शेयर है, हजार शेयर है, करोड़ शेयर है। कंपनी की प्रॉपर्टी है तो कंपनी की ही रहेगी। इससे फर्क, अब तुम 100% शेयर ले लो तब भी तुम्हारी नहीं होगी। ओपीसी होती है ना, 100% शेयर किसके पास होता है? सिंगल मेंबर के पास। स्टिल प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी? इससे कोई घबरा, पता है एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखो 100% होल्डिंग है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो कंपनी तो उसी की हुई ना। तो क्या वहां पर बच्चा ना पूछता है, बात तो सही कर रहा है। तो ये आपको अपने बात पे डटे रहना है। क्योंकि एग्जामिनर आपको क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा, इमोशनली डैमेज करता है कभी कभी। ठीक है। तो वहां पे नहीं, आपको लीगल पॉइंट पे ही डटे रहना है बेटा, अदरवाइज दिक्कत हो जाए। और क्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे, देखना तुम। अरे इमोशनल मतलब ऐसा इमोशनल थोड़ी आते हैं। अब एक रिवीजन पिटीशन गई बेटा, कौन सी?
चिरं क्या है? चिरंजीला लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या चिरंजी लाल है ना? चिरंजी लाल। हाँ जी, तो इनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट दैट अ कंपनी हैज अ फंडामेंटल राइट्स to own property and event of infringement of such right. In event of infringement of such right, the company can bring an action, not shareholder. It was observed that it is settled in the law and order, redress the wrong done by the company. The action should be prima facie brought by the company itself. Although the shareholder of the company may, in sense of interested, observe the company deprive the property, and he cannot hurt the company at the same time. क्या कुछ नहीं बेटा देखो जरा। ये केस में क्या कह रहा है कि भैया अगर कंपनी की प्रॉपर्टी का किसी ने नुकसान करा है ना, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी का किसी ने नुकसान करा, जैसे मान लो पेटेंट राइट था, कॉपीराइट था, किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। ट्रेडमार्क किसके नाम पे था? प्रॉपर्टी तो कंपनी की हुई ना। मान लो किसी ने कॉपीराइट यूज कर लिया आपका, या ट्रेडमार्क यूज कर लिया, इंफ्रिंजमेंट हो गया ना, मतलब यूज कर लिया है, तो उस केस में केस शेयर होल्डर नहीं कर सकता। केस करने का राइट सिर्फ किसके पास है? राइट किसका इंफ्रिंज हुआ है? कंपनी का। तो केस भी कौन करेगी? कंपनी। शेयर होल्डर कंप्लेन नहीं कर सकता। समझ में आया? सिंपल है, हेडिंग लिखो, एक पॉइंट लिखवा देता हूँ। केस वाला लिखो, चिरंजी लाल वर्सेस, सॉरी, चिरंजी लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और आज के लिए इतना ही कराऊंगा, ठीक है? क्या पता ना, डायरी, घर में चार्ट्स, मेरा पूरा कमरा चार्ट से घिरा हुआ था। हालांकि हमारे टाइम पे इतने केस लॉ के क्वेश्चन आते भी नहीं। अब समय बदल गया है। सिलेबस हमेशा क्या होता है? कंपनी लॉ का सिलेबस तो काफी इसमें एनहांस कर दिया उन्होंने। टाइमिंग का क्या हुआ? लिखो, लिखो, द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी कैन ओनली इन द नेम ऑफ, द प्रॉपर्टी कैन ओनली इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ कंपनी, in the name of company. So in case of, so in case of any infringement, in case of any infringement, infringement मतलब होता है डैमेज, ब्रैकेट में लिख लेना। एक्शन टेकन बाय कंपनी ओनली, एक्शन टेकन बाय कंपनी ओनली, नॉट शेयर होल्डर। एक्शन सिर्फ कौन लेगा? शेयर होल्डर नहीं लेंगे। समझ में आया? पक्का? फुल स्टॉप। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बट कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखो, लिखो अच्छा से, रिकॉर्ड कर लो ना क्वेश्चन को। लिखो, मिस्टर सौर्य, मिस्टर सौर्य, 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 मिस्टर शौर्य, a person, Mr. Saurya, a person, shareholder, shareholder in, shareholder in, shareholder in XYZ Limited, XYZ Limited, ठीक है? Full stop. So this person, so this person took a personal loan, took a personal loan of rupees 25 crore, of rupees 25 crore for use personal objectives, personal objectives, personal objectives. Done. But later on, but later on,
he use he use company's property company's property company's property for payment of his personal debts. So, so is he, so is he can do so. Full stop. अगला क्वेश्चन लिखो. लिखिए. मिस्टर सोहन मिस्टर सोहन a person Mr. Sohan a person member in a member in a PQ Limited member in a PQ Limited. ठीक है. बोलो. And this company engaged in manufacturing this company engaged in manufacturing of goods. लिखा. फुल स्टॉप. कौन था हमारा सोहन. हाँ तो लिखो मिस्टर सोहन take a insurance policy take a insurance policy in the name of plant and machinery. Sorry, take insurance of plant and machinery. नेम काट दे. क्या लिखा. टेक इंश्योरेंस इन प्लांट एंड मशीनरी. टेक इंश्योरेंस इन प्लांट एंड मशीनरी इन हिज नेम. टेक इंश्योरेंस पॉलिसी इन प्लांट एंड मशीनरी इन हिज नेम. So, so can Sohan claim? Can Sohan claim insurance? Insurance in case of damage incurred. In case of damage incurred. Full stop. चलिए. These are the two questions जो आपको करने हैं.